सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हमारा मीडिया पॉलिटिकल कंटेंट में इतना रच बस गया है और पॉलिटिकल कंटेंट इतना डोमिनेट कर चुका है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हसास इश्यूज जिनको उमूमन हाईलाइट नहीं किया जाता और जिनके ऊपर अंडर करंट्स पे बहुत सारा काम चल रहा है। माजी में हमारे हुक्मरानों ने कौम का वक्त ज़ाया किया और माहौलियाती आलूदगी के मसाइल को जिस बेरहमाना अंदाज से नज़रअंदाज किया, अब उनकी गफलत का खमियाजा हमारी आने वाली नस्लें कैसे भुगतेंगी, वो खौफनाक मुस्तकबिल खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है, उसकी एक झलक आपको जल्दी से दिखाता चलूं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फरवरी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के इख्तिताम तक यानी 2099 के तक 80 सालों में अगले पाकिस्तान का जो दर्जा हरारत है वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। दर्जा हरारत में इजाफे से गर्मी की खौफनाक लहर पैदा हो सकती है जिससे इंसानों और मवेशियों की अमवात में इजाफा होगा। पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। पानी के बहरान की वजह से बिजली की पैदावार मुतासिर होगी। गंदम और चावल की पैदावार में खातिर खा कमी वाक़ई हो जाएगी। इस सदी के इख्तिताम तक समुद्र की सतह में 60 सेंटीमीटर तक इजाफा हो सकता है। दरियाओं की रवानी मुतासिर होगी। सैलाब और बारिशें गैर मुतवक्के हो जाएंगी। पाकिस्तान के दर्जा हरारत में सालाना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 2040 तक पाकिस्तान की ज़रई पैदावार 8 से 10% कम हो सकती है। हमारे हुक्मरानों की गफलत के बायस गुज़श्ता 30 सालों में पाकिस्तान में गर्मी की खौफनाक लहर में 30 दिनों का सालाना इजाफा हुआ है। साहिल कराची के साथ समुद्र की सतह में 10 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2018 में पाकिस्तान के शहर नवाबशाह का दर्जा हरारत 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, जो कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड किया गया दुनिया का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत था। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से यौमिया 40 लाख गैलन से जायद म्यूनिसिपल और सनती फुजला समुद्र में फेंका जा रहा है। 2017 में डायरेक्टर जनरल पोर्ट्स एंड शिपिंग ने बताया था कि 25 साल पहले समुद्र के साहिली इलाकों का यह पानी नीला था और इनमें डॉल्फिन को देखा जा सकता था। आज समुद्री मखलूक नापैद होती जा रही क्योंकि बंदरगाह 100% आलूदा हो चुकी है। फजाई आलूदगी के सबब पाकिस्तान में सालाना 1,10,000 शहरी मर जाते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर 10 ममालिक में 7वें नंबर पर था। 1997 से लेकर 2016 के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तानी मईशत को $4.25 अरब का नुकसान हुआ। 2010 में जो सैलाब आया उसे अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीख का तबाहकुन सैलाब कहा। वो 2000 अफराद की जान निकल गया और तकरीबन $2.25 करोड़ लोग शदीद मुतासर हुए। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हुए और जर्मन वॉच के मुताबिक तकरीबन $25 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तानी मईशत को। पेशावर यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक के मुताबिक अगर क्लाइमेट चेंज इसी ढब से चलता रहा तो 2080 तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ज़राअत बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यह सूबा एक बंजर और कहत ज़दा इलाका बन सकता है। मुख्तलिफ आदादो शुमार के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 365 अरब रुपए सालाना यानी 1 अरब रुपए यौमिया का नुकसान हो रहा है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल में मुल्क में जंगलात के रकबा में मजमूई तौर पर 41.7% से ज्यादा कमी हो चुकी है। हर साल 70,000 एकड़ जमीन से जंगल काट दिए जाते रहे। मौसमियाती तब्दीलियों और पानी के ज़खायर न बनाने से पाकिस्तान में जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो नीचे होती जा रही है। 1951 में अगर फीकस पानी 5200 क्यूबिक मीटर मौजूद था तो वो अब तकरीबन 800 क्यूबिक मीटर रह गया है। 2016 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि 1947 से 2016 तक पाकिस्तान में जितने दरख्त काटे गए उससे जो नुकसान हुआ उस नुकसान के अजाले के लिए अब हमें मुल्क में कम से कम 2 खरब दरख्त लगाने की जरूरत है। और यह बीड़ा उठाया इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। उनकी सियासत, उनकी गवर्नेंस, उनके तर्ज हुकूमत पर हम रोज़ तनकीद करते हैं, लेकिन उससे कतई नज़र यह बात एक हकीकत है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को, एनवायरनमेंट को पाकिस्तान के नेशनल
मेन पॉलिटिकल नैरेटिव में जगह दी और उसको बार बार जगह जगह पे हाईलाइट कर रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज और प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट मलिक अमीन असलम खान साहब। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल हुआ कि पाकिस्तान ने मेज़बानी की है जो आलमी सतह पर इस साल कोशिश की गई इस दिन को मनाने के लिए। मलिक साहब, मैं अगर इससे सर आगाज़ करूँ, सबसे पहले 1 अरब दरख्तों की बात की गई थी खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में, और फिर अब आपने 10 अरब मरकज़ी हुकूमत हासिल करने के बाद और पंजाब की हुकूमत के बाद कहा कि अब मज़ीद 10 अरब, तो ये 11 अरब दरख्तों का टोटल एक टारगेट आपने सेट किया। इस पे ज़रा बताएं कि ये टारगेट कहाँ तक अचीव हो सका है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो बड़े स्टेटिस्टिक्स बताए हैं ये सारे बिल्कुल सही स्टेटिस्टिक्स हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस तरफ ध्यान दें और इसकी तरफ फोकस करें। और ये भी इस हुकूमत की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक स्पेशल जो है वो फैक्टर है कि वो ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने बताया, जिन्होंने इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया, जलसों में इसकी बात की, UN में इसकी बात की, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे बात की, और सिर्फ बात ही नहीं की बल्कि अमली इक़दामात भी करके दिखाए ग्राउंड के ऊपर। और यही वजह है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कल, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पाकिस्तान ने होस्ट किया, क्योंकि ये जो आप स्टेटिस्टिक्स बता रहे थे, इन स्टेटिस्टिक्स की वजह से तो पाकिस्तान हमेशा नेगेटिव न्यूज़ में रहा एनवायरनमेंट के हवाले से। ये पहली बार हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम एक पॉजिटिव न्यूज़ में आए और लोगों और दुनिया ने उस पॉजिटिविटी को एक्नॉलेज भी किया, उस पर रिस्पॉन्ड भी किया और पाकिस्तान को ये एजाज़ बख्शा। और जिसके ऊपर कल आपने देखा कि जो दुनिया के ऑल द पीपल हु मैटर्ड ये एनवायरनमेंट के ऊपर, वो सारे मौजूद थे। उसमें लीडरान भी थे, उसमें UN के डिग्निटरीज भी थे, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, UN के तमाम हेड्स, UN सेक्रेटरी जनरल, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मैसेज भेजा, और बोरिस जॉनसन साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं UK के, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भेजा। ये सारा कुछ इसीलिए हुआ कि हमने एक ट्रेंड को चेंज किया है। और ये UN की एक रिपोर्ट भी निकली है, वो भी कल ही शाया हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1990 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान का नेगेटिव ट्रेंड था नेचुरल कैपिटल का, जिसकी वजह से तमाम मसाइल बढ़ते जा रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। तो लेकिन 2018 के बाद उन्होंने बताया कि ये चेंज हुआ है और पाकिस्तान ने उसको बेहतरी की तरफ किया, उसमें फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में, और खुसूसन KP का उन्होंने जिक्र किया, और साउथ में पाकिस्तान के मैंग्रोव फॉरेस्ट का। ये एक साइंटिफिक रिपोर्ट है जो कि UN एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कल जारी किया पाकिस्तान के बारे में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी। और जो दरख्तों का एक ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, वो बिलियन ट्री का हमने पहले KP में किया, उसको पूरा किया, और अब जो 10 अरब दरख्त का ख्वाब देखा उसमें 1 अरब हमने लगा लिए हैं। उसका बिलियन ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जाके प्लांट किया बकनियाल में। वो एक सिम्बॉलिक जगह थी जहाँ पर ये 10 बिलियन ट्री सुनामी भी स्टार्ट हुई थी और बिलियन ट्री सुनामी भी स्टार्ट हुई थी। लेकिन ये एक ऑन गोइंग वर्क, और ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह बात है कि ये एक सस्टेन्ड एफर्ट होना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने ये भी बात की है कि हमें एक चार्टर ऑफ द इन्वायरमेंट तमाम पार्टीज़ को साइन करना चाहिए, मिसाक माहौलियात, ताकि ये जो डायरेक्शन हमने इसको रिवर्स किया और सही सिम्त में लेके गए हैं, जिसको दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, ये डायरेक्शन चेंज पाकिस्तान कर नहीं सकता। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू चेंज दिस डायरेक्शन, अदरवाइज़ हमारा जो फ्यूचर है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, जो आपने सारी बातें बता दी ऑलरेडी उसकी वजह से। राइट। अच्छा, अब मलिक साहब, एक जनरल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन है और आपसे कई दफ़ा उठाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मास मीडिया के ज़रिए से भी इसका जवाब मिल सके। ऑपोजिशन तनकीद करती रही पिछले 5 साल भी कि जी ये 1 अरब दरख्त कहते थे, ये तो इन्होंने 50 लाख लगाए हैं, इतने करोड़ लगाए हैं, तो 1 अरब दरख्त पूरे करके दिखाएं। अभी ये 10 अरब का टारगेट है, आपने कहा उस 10 अरब में से 1 अरब आपने मजीद लगा दिए हैं। तो इसके ऊपर बताएं कि ऐसा क्या तरीका है लोग मुतमईन हो सके कि वाकई ऑपोजिशन भले कुछ कहती रहे, लेकिन लोगों को कन्विक्शन के साथ ये एहसास हो कि वाकई जितने हुकूमत दरख्त क्लेम कर रही है उतने लग गए। देखें, इसमें एक तो ये जो हमने अचीवमेंट की है ये ग्लोबली एक्नॉलेज हुई है, और ये एक्नॉलेज उन लोगों ने किया जो कि अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकालते जब तक 100% क्रेडिबिलिटी ना हो, 100% उसकी ट्रांसपेरेंसी ना हो। ये जो कल आपने देखा कि दुनिया के तमाम UN के हेड्स और ये तमाम जो लीडरान मौजूद थे वहाँ पे, ये आप इनमें से किसी एक को भी पकड़ लें तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है कि उन्होंने एक बात कर दी पॉजिटिव।
इन सब ने बात की पाकिस्तान के मतलब पॉजिटिव, और ये सब बात तब करते हैं जब आप जो बात कर रहे हैं उसमें क्रेडिबिलिटी हो। अब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इस तरह आई कि पाकिस्तान ने जब केपी में काम किया तो हमने, ये गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट था, इसमें कहीं बाहर से पैसे नहीं आए थे, लेकिन हमने पहला ये एडीपी फंडेड प्रोजेक्ट था जिसमें वॉलंटियर किया कि हम इसकी थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराएंगे, और असेसमेंट भी फाइनेंस की नहीं होगी, मतलब एक तो फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना, इसका हमने ऑडिट कराया परफॉर्मेंस ऑडिट, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि हमने 1 दरख्त लगाया, 10 लगाए या 1 अरब लगाए, वो सही है कि गलत है। तो उसकी परफॉर्मेंस ऑडिट की 4 रिपोर्ट्स निकली जो कि WWF ने छाया की, और उसी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बनी। फिर अभी जब हमने 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इसमें हमने एक कंसोर्शियम बनाया जिसमें IUCN, WWF जो कि दुनिया का अदारा है, और फिर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों का कंसोर्शियम बना हुआ है जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी के ऊपर परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं। उन्होंने पहला अपना ऑडिट कर लिया है जो कि एक पायलट ऑडिट था, क्योंकि अभी इसको प्रोजेक्ट को 1 साल जो इम्प्लीमेंटेशन है स्टार्ट हुए 1 साल ही हुआ था, उन्होंने एक पायलट ऑडिट किया जो कि 50 साइट्स के ऊपर किया गया ऑल ओवर पाकिस्तान, और इसमें भी सर्वाइवल रेट ओवर 80% निकला है। तो इंशाल्लाह जो हम बात कर रहे हैं ये इसीलिए ग्लोबली एक्नॉलेज हो रही है कि हम इन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स को करवा रहे हैं और उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो रह गई अपोजिशन की बात, तो देखें पाकिस्तान में आदत है कि हम मुखालफत बराए मुखालफत की और किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। ये मेरा रिक्वेस्ट ये होगी अपोजिशन से कि इस मामले के ऊपर आप इसको पॉलिटिकली डिवाइसिव ना करें। ये पॉलिटिकल डिवाइसिव इशू नहीं है, पाकिस्तान के फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी का, हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशंस का इशू है। इमरान खान ये दरख्त अगले इलेक्शन के लिए नहीं लगा रहे। इमरान खान अच्छा मलिक साहब जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि आपको इंटरनेशनली एक्नॉलेज भी, सबको इकट्ठा होना चाहिए, इंटरनेशनली भी एक्नॉलेज किया जा रहा है और आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल रही है, तो क्या अगर ऐसा कुछ आपने कर लिया है और अगर नहीं किया तो क्या ये चीज़ कंसिडर हो सकती है कि आप कोई ऑनलाइन पोर्टल या आपकी वेबसाइट या आप तो मोबाइल ऐप्स का ज़माना है, तो उस पर जिस तरह काउंटर्स चल रहे होते हैं मुख्तलिफ नौइयत के, इसके ऊपर आप जिन जिन एरियाज़ में प्लांटेशन कर रहे हैं उनकी को फ्रेश पिक्चर्स अपडेट्स, ताकि लोग ऑपोजिशन की बात पे कानी ना धरें, एक इंडिपेंडेंटली खुद जाके कोई भी एक्सेस कर सके कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने लग गए हैं और अगला टारगेट कहाँ क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं ये हमने केपी में किया था। वहाँ पे उसका वेबसाइट था, उसके ऊपर आप जाके अगर आपने स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में जाना है आप स्वाबी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्वाबी के गांव में जाएंगे, उधर क्लिक करेंगे, वो आपको बताएगा कि यहाँ पर इस जगह पे ये दरख्त लगे हैं। और मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब हम केपी में काम कर रहे थे तो उस वक्त जर्मन के एम्बेसडर थे और जर्मन वो मेरे पास आया एक दिन दफ्तर, और उन्होंने बताया कि जी मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने खुद आपके वेबसाइट पे गया, उधर मैंने 5 रैंडम साइट्स क्लिक किए, उनको आइडेंटिफाई किया और मैं फिर विजिट किया वहाँ पे, और जब वहाँ पे मैंने दरख्त देखे तो अब मैं आपके पास आया हूँ कि हम इसमें आपकी फंडिंग करना चाहते हैं कुछ, और फिर उन्होंने KFW के जरिए उसमें फंडिंग की केपी में। तो हमारा जो 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है इसमें भी एग्जैक्टली हम यही कर रहे हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह वो वेबसाइट ऑनलाइन हो गया, उसकी जो साइट्स का डेटा है वो हम अपलोड करते रहते हैं, और इंशाल्लाह उसको एक पब्लिकली भी हम बहुत जल्द ओपन कर देंगे ताकि आप किसी भी जगह पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं कौन से दरख्त लगे हैं, कितने लगे हैं, कब लगे थे, उनकी फ्रेश पिक्चर्स क्या हैं, ये भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराते हैं, वो ओवर एंड अबव दिस ट्रांसपेरेंसी है। तो इंशाल्लाह ये इसमें हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की, जैसे मैंने बताया, फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, तो इसके ऊपर ये कोई शोबदाबाजी नहीं करना चाहते, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ये ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है, इसकी ग्लोबल रिकग्निशन इसी वजह से मिल रही है और इंशाल्लाह मिलती रहेगी पाकिस्तान। एक दो सवाल ये प्लांटेशन पे करके फिर मैं बाकी जो क्लाइमेट चेंज के और एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट है उस पर बात करूंगा। एक तो ये 10 अरब या 1 अरब जो पहले आपने लगाया और अब ये 10 अरब, क्या ये सारा का सारा टारगेट जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी हुकूमती सतह पर पौधे लगाए जाएंगे, या आप इसको पब्लिक पार्टनरशिप पे भी ले जाना चाहते हैं ताकि लोग इसमें इन्वॉल्व हों? एक तो ये कि उससे गवर्नमेंट का जो है वो बोझ कम होगा, दूसरा लोग भी सेंसिटाइज होंगे कि हमें भी प्लांटेशन करनी है। देखिए, हमारा जो केपी में तजर्बा था ना वो ये था कि सबसे जो ज़्यादा सस्टेनेबल प्लांटेशन होती है वो वही होती है। एक तो ये कि 60% जो है वो उसको कहते हैं असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। उसमें क्या होता है कि आप उधर पौधे लगाते नहीं हैं हाथ से जाके, बल्कि आप जो जंगलात हैं उनको उनके कम्युनिटीज़ के ज़रिए उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, और प्रोटेक्शन उन जगह की करते हैं जो कि नेचुरली जंगल जहाँ पे उग सकता है या जंगल वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसमें स्पेसेस हैं बहुत ज़्यादा।
तो वो सबसे इफेक्टिव तरीका इसलिए है कि वो जगह मौजूद तरीन होती है जंगल के उगने की, वहाँ पर बारिशों का निज़ाम ऑटोमेटिकली होता है और उसकी सिर्फ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है कि आपने अगर टिम्बर माफियाज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है, और वो सिर्फ आप कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। तो कल हमने एक जो वीडियो दिखाई थी अपने प्रोग्राम में भी, जो कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का था, वो उन वीडियोस वो उन जगहों की थी जो कि फार ऑफ जगह हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं पहुँची अभी तक पाकिस्तान की। उधर लोगों को नौकरियाँ मिल रही थी कम्युनिटीज़ में, खुसूसन ख़वातीन को, जो कि इन जंगलात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसको कहते हैं असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। उसके अलावा जो प्लांटेशन फॉरेस्ट हैं, वो हमारा तजर्बा ये था कि ये आपकी बात ठीक है कि हम लोगों को मोटिवेट करना और उनसे कहना कि दरख्त लगाएं। लोग लगा तो देते हैं दरख्त, उसकी प्रोटेक्शन नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो मौजू है वो आप डिपार्टमेंट के थ्रू, जो डिपार्टमेंटल प्लांटेशन होती हैं वो सबसे बेहतर सर्वाइव करती हैं। या फिर अगर आप फ्रूट ट्रीज़ लगा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वो अपने क्योंकि एक आमदन का जरिया होता है तो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन हम ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं पब्लिक को भी, क्योंकि उस मोटिवेशन का फ़ायदा बहुत होता है कि उससे एक मूवमेंट बनती है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉर चेंज, जो कि बिहेवियर को चेंज करती है आपके, जो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। क्योंकि हमने दरख्त को देख के अगर हमें लगे कि जी ये दरख्त है, इसको काटेंगे हम लकड़ी मिलेगी, वो एक सोच है कि दरख्त है, इसके 1000 फ़ायदे हैं, इसके खड़े रहने में हमें 1000 फ़ायदे हैं। तो वो हम उस सोच को की तरवीज करना चाहते हैं और उसमें हम प्लांटेशन कैंपेन्स भी करते हैं और बढ़ाते भी हैं। लेकिन जो हमारा फोकस है वो प्लांटेशन फॉरेस्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स करते हैं। आपने प्रोविंस की बात की, तो इसमें तमाम प्रोविंसेस जो हैं वो शामिल हैं बशमूल सिंध के, और उसमें आधी जो फंडिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, आधी प्रोविंस करता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंस करता है, और उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं थ्रू आवर ओन मैकेनिज्म और थ्रू द थर्ड पार्टी मैकेनिज्म। राइट। अच्छा मलिक साहब, ये दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से इसको प्रमोट भी किया गया और शहरों में जो है वो चूँकि जगह नहीं मिलती थी दरख्त लगाने की, तो उसमें वर्टिकल जो फॉरेस्ट है उसका कॉन्सेप्ट आया कुछ अर्सा पहले। चीन के कई सूबों में और कई शहरों में अमूदी जंगल उगाना शुरू किए गए। इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप के कई मुल्क हैं, वहाँ बड़े बड़े होटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज टावर्स के ऊपर छतों पे, उनकी दीवारों पे, तो इस तरह की कोई इनोवेशन नहीं लाई जा सकती? बिल्कुल लाई जा सकती है। अर्बन फॉरेस्ट के अंदर 2 इनोवेशंस हैं। एक तो जो आप फरमा रहे हैं कि वर्टिकल राइजेस के ऊपर वो चढ़ाते हैं दरख्त, वो भी कई जगह पे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ जो दूसरी ज़्यादा इफेक्टिव इनोवेशन है वो है मियावाकी फॉरेस्ट की। ये एक जापानीज़ टेक्निक है जिसमें थोड़ी जगह पे, यानी 8-10 कनाल जगह हो, वो उसको मौजूद तरीन होती है। उसके अंदर स्पीशीज़ की जो सिलेक्शन है वो इस तरह की जाती है कि वो डिफरेंट हाइट्स पे ग्रो करती हैं और हर स्पीशी को हर वक्त सनलाइट मिल रही होती है। और फिर जो उसकी ग्राउंड प्रिपरेशन है वो उस पर पैसा ज़्यादा लगता है ज़रा, लेकिन वो इस तरह की जाती है कि वो थोड़े पानी में, यानी उसकी स्पॉन्ज, उसमें भूसा डालते हैं, राइस हस्क डालते हैं, शुगर केन का भूसा डालते हैं, ताकि उससे वो एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, थोड़ा पानी इस्तेमाल करके भी वो फॉरेस्ट उग सकता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फॉरेस्ट एक तो घना ज़्यादा होता है, दूसरा वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड पर उग जाता है। तो ये मियावाकी फॉरेस्ट हमारा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। हमने लाहौर में इसको पहला स्टार्ट किया, वहाँ पे लिबर्टी मार्केट के राउंड अबाउट पे, वो प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व था। और अब अल्लाह के फजल से लाहौर के अंदर मोर देन 60 साइट्स लग चुकी हैं, इस्लामाबाद में मोर देन 20 साइट्स लग चुके हैं, और केपी में 100 से ऊपर साइट्स ये लग चुके हैं। तो ये एक नई रेवोल्यूशन है अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो अब हमें जहाँ पे भी जगह मिलती है, अर्बन एरियाज़ में लैंड इज़ अ लिमिटेशन, लैंड कम है, खुसूसन जहाँ पे शहर हमारे ज़्यादा गुंजान आबाद हैं, राइट। तो उधर जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ पर हम इस मियावाकी फॉरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे कवानीन बने हैं यहाँ पे। जैसे 1913 में जंगलात की कटाई के खिलाफ पंजाब फॉरेस्ट एक्ट नाफिज किया गया। 1927 में जंगलात की हिफाजत के लिए एक फॉरेस्ट एक्ट नाफिज किया गया। फिर 1936 में हज़ारा फॉरेस्ट एक्ट आया। फिर 1964 में वेस्ट पाकिस्तान फायरवुड एक्ट आया। फिर 1974 में शजरकारी और तहफ़्फ़ुज़ जंगलात पंजाब का कानून आया। फिर 2012 में नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आनी थी, पता नहीं आई कि नहीं आई। 2015 में कौमी पॉलिसी बराए जंगलात का एक मुसवदा तैयार हुआ, जो 3-4 साल पहले तक तो मंजूर नहीं हुआ था। आई डोंट नो अभी क्या सिचुएशन है। तो ये फॉरेस्टेशन होनी चाहिए और डिफॉरेस्टेशन रुकनी चाहिए। इसके लिए अब आपके पास कोई लीगल पैकेज भी है ताकि कानूनी इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके?
बिल्कुल लीगल पैकेजेस हैं जो आपने सारा कवानीन बताए हैं, सारे मौजूद हैं। अब मसला ये था कि ये कवानीन तो मौजूद है लेकिन पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी उसके पीछे। इस गवर्नमेंट का और पुरानी गवर्नमेंट्स में फ़र्क यही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल कमिटमेंट बिल्कुल टॉप से आती है, वो मौजूद है और वो ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हम चलते हैं टुवर्ड्स लैंड माफियाज, टुवर्ड्स टिम्बर माफिया। जहाँ पे भी जिस वक्त भी रिपोर्ट मिलती है फ़ौरन एक्शन होता है। अभी आपने देखा कि तौसा के जंगलात में हुआ, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन वहाँ पे हुआ, उधर खाली कराया गया। बल्लोकी के अंदर 3500 एकड़ ज़मीन जो थी वो कब्ज़ा माफिया के पास थी, उसको खाली कराया और अब वहाँ पे एक जंगल लग गया जो कि छांगा मांगा के बराबर का जंगल है। इसी तरह केपी में कई जगह पे टिम्बर माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए, जिससे ये प्रोग्राम जो है कामयाबी से आगे बढ़ा है। जब तक ये पॉलिटिकल कमिटमेंट ना हो ये प्रोग्राम कामयाब हो ही नहीं सकता। और जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें तो वहाँ ये सारे लॉज जो हैं ये नाकारा हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास इस गवर्नमेंट का और पिछली में फ़र्क इज़ द लीडरशिप एंड द पॉलिटिकल कमिटमेंट। राइट। मलिक साहब, हम देखते हैं कि हमारे दरिया जो हैं वो पॉल्यूटेड हो रहे हैं। सारा प्राइम मिनिस्टर खुद कई दफ़ा रावी का जिक्र कर चुके हुए हैं। इसके अलावा बाकी जितने दरिया जो शहरों के साथ साथ गुजर रहे हैं, इसके अलावा हम जो फजला और वेस्टेज सारा कराची का हमारे समुद्र पर जा रहा है, तो इसके हवाले से कोई इन्फोर्समेंट हो रही है अभी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक इशू है और इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बार मीटिंग्स भी बुलाई हैं कि जो रिवर्स की पोल्यूशन है इसको हमने कम करना। और ये एक ऐसी पोल्यूशन है जो कि रिवर्सेबल होती है, क्योंकि अगर आप वो इनपुट्स जो कि फेंक रही हैं गंद उनको बंद कर दें या उनको ट्रीट कर दें तो फिर रिवर का अपना एक निज़ाम होता है जो कि इकोलॉजी को जिंदा कर देता है दोबारा। तो अभी हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर देखेंगे। इसमें स्पेशली लाहौर के अंदर जो रिवर रावी है वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला बन चुका है और उसके अंदर जो लाहौर की सीवरेज है बगैर ट्रीटमेंट के सारी जाके गिरती है। तो लेकिन लाहौर का प्लान बन चुका है जिसमें 5 ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे और उसके बाद वो ट्रीट करके पानी जो है वो उसके अंदर फेंका जाएगा रावी के अंदर। और इसी तरह कई जगहों पे हम जिस तरह साहिवाल हम गए, वहाँ पर डेरा इस्माइल खान में वहाँ पर एक नई टेक्निक इस्तेमाल की है जो कि जिसको कहते हैं आप वेटलैंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। वो उसमें अगर आपके पास ज़मीन मौजूद हो शहर के पास तो वो जब आप सीवरेज का पानी होता है आप एक वेटलैंड के अंदर डाल देते हैं, वो ज़्यादा फैलाव में जाता है, लेकिन वो वहाँ प्लांट्स ऐसे लगाते हैं जो कि उस पानी को साफ़ करके इतना साफ़ कर देते हैं कि वो रिवर के अंदर इकोलॉजी को ख़राब नहीं करता। तो ये साहिवाल में भी कर रहे हैं और इसको डेरा इस्माइल खान में भी जो प्रोजेक्ट है वो अंडर प्रोसेस है। दोनों के अंदर ये अपनाया जा रहा है, लेकिन इसमें मज़ीद करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन हमारे नॉर्थ के अंदर जहाँ पर आपने देखा होगा कि वो दरिया के ऊपर बिल्कुल होटल बने होते हैं और फेंक रहे होते हैं गंद। उस पर हमने 2-3 बार डायरेक्टिव्स करवाए हैं कि इनको हम पीछे शिफ्ट करें और उनकी ट्रीटमेंट की जाए, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको प्रोविंस ने करना होता है, हम उसको ओवरसीज ज़रूर करते हैं और पुश करते रहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब। हम तवक्को करते हैं कि अपोजिशन मामला पर दिल खोल कर सियासत करे और सियासत के कई महाज हैं, लेकिन अगर एक हुकूमत एक अच्छा मनसूबा शुरू कर चुकी है पाकिस्तान में और उसको नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले आई है तो इसको अपोजिशन भी सराहेगी और हुकूमत तहरीक इंसाफ की रहे ना रहे आइंदा ये कॉज इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ होंगे जनरल एजाज अबान और सलीम बुखारी साहब। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी उस्ताद मोहतरम सलीम बुखारी साहब, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपको बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद है स्काइप पे। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ, वर्किंग रिलेशनशिप जो हुकूमत और अपोजिशन का होना चाहिए, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, सियासी जंग अपनी जगह पे, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप के बगैर तो कोई हुकूमत ना डिलीवर कर पाएगी ना अपोजिशन अपना काम कर पाएगी। तो जैसे ये फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू दोनों तरफ से हॉकिश तंज जुमले काट, ये फाइनेंशियल ईयर अगले हफ्ते क्लोज हो रहा है हुकूमत का, अदरवाइज 3.25 साल हो गए, नहीं 3 साल मुकम्मल हो गए, तो ये जो बाकी मानदा 2 साल हैं और 2 बजट हुकूमत लाएगी, ये वर्किंग रिलेशनशिप क्या देख रहे हैं बुखारी साहब?
बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास, बहुत दिनों के बाद आपने याद किया मुझे, बड़ा मज़ा आता है आपके साथ प्रोग्राम करके। सवाल आपका बहुत मुश्किल भी है, मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि चंद नाम लिए जा सकते हैं इस हवाले से। वो लोग हैं जिन्होंने आज तक हुकूमत और अपोजिशन के बीच कोई वर्किंग इक्वेशन बनने ही नहीं दी और ना उनके होते कभी बन सकती है। अभी फवाद चौधरी साहब का लबो लहजा देखिए, अल्फाज का चुनाव देखिए। मौलाना फजल रहमान का उसको उसका बदतरीन दुश्मन भी नहीं कहेगा कि इन्हें सियासत नहीं आती, वो जल्दी पुश्ती सियासतदान है और रोल रहा है उनका पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स में। चाहे उनके वालिद थे मौलाना जो उस वक्त मुफ्ती महमूद अपोजिशन के लीडर थे जब कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का बन रहा था, जी मुफ्ती महमूद साहब, और भुट्टो जैसा आदमी जो है वो बरसरे इक़्तिदार था। तो ये कहना है कि वो जाके छुआरे बेच, यानी ये लफाजी जो है मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, ये लफाजी कभी भी अपोजिशन के साथ वर्किंग इक्वेशन बनने नहीं देगी। लिहाजा वो मामला जात जिनके ऊपर अब तक बहुत देर पहले रेजोल्यूशन हो जाने यानी लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए थी, वो मामला जात अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। चाहे पंजाब में पुलिस रूल हो, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हों, चाहे वो नैब की इस्लाहात हों। चूँकि ये लफ्ज़ों की जंग जो है ये, और अगर आप इसका जायज़ा लें तो पहले आगाज़ जो है वो अल्लाह के फजल से रूलिंग पार्टी की तरफ से होता है और फिर उसके बाद जंग चल निकलती है और ये इस कदर तेज़ और तुंद हो जाती है कि बहुत सारी बातें दोहराई भी नहीं जा सकती टेलीविज़न पर बैठ के। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। अगर तो या तो उनकी हलाशेरी इन्हें हासिल है, और अगर उनकी हलाशेरी है तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे 2 साल हों चाहे 7 साल हों, इस हुकूमत के नीचे ना कोई लेजिस्लेशन होने जा रही है, ना कोई ढंग का कोई प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर होने जा रहा है। इस बजट के ऊपर आप देख लीजिएगा जितना गंद पड़ना है। अगर ये लफ्ज़ों की जंग इसी तरह जारी रही और ये जो माशाल्लाह जो हायर्ड लोग हैं इस काम के लिए अगर इसी तरह से मसरूफ़ कार रहे तो बजट पर भी हम एक अजीबो गरीब किस्म का गंद देखेंगे जो इससे पहले कभी नहीं था। आप देखिए एक ऐसी पार्टी जिसके अपने अंदर पंजाब की सतह पर 5 धड़े हैं और सेंटर में भी अब 2 धड़े बन गए हैं। जहांगीर तरीन का नाम आप लिए बगैर रह नहीं सकते हैं। ऐसी पार्टी जो अंदर से टूट फूट का शिकार हो या अंदर से उसके यहाँ खलफशार हो, वो अगर ये लबो लहजा इस्तेमाल करके अपोजिशन को भी अपने साथ मिला लेगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस हुकूमत का भी और इस हुकूमत के कारनामों का भी। राइट। जनरल साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि नून लीग तहरीक इंसाफ को एक आंख नहीं भाएगी और तहरीक इंसाफ नून लीग को, और दोनों इसी तरह से पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब और इमरान खान साहब का जो इख्तलाफ है वो जिस हद तक गया, मौलाना साहब को इमरान खान साहब मौलाना डीजल कहते रहे, सरेआम कहते रहे, खुली बज़्म में कहते रहे, तो ये इख्तलाफ अपनी जगह पे मौजूद है और वो होता है सियासत में। लेकिन इख्तलाफ अगर इस नहज पर चला जाए कि हुकूमती मशीनरी जाम होना शुरू हो जाए तो ये ठीक है इख्तलाफ पर इस हद तक जाना? अमीर अब्बास, मुख्तसर जवाब तो ये है कि ठीक नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी जबान में इतनी डी जनरेशन, मॉरल्स में इतनी डी जनरेशन आ गई है कि कोई भी पार्टी इससे मुबर्रा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान नाजायज हुकूमत और नाजायज असम्बलियों से कम लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। बिलावल भुट्टो जो बोलना सीख रहा है इंतहाई घटिया और गंदी जबान से गुफ्तगू करता है। गंडापुर साहब कहते हैं जी ऐसा बेटा घर में पैदा हो तो पता नहीं पुरसा लेना चाहिए या मुबारक लेनी चाहिए। इसी तरह शेख रशीद साहब ने कल परसों एक क्लिप चल रहा था कि ये कहीं सारे कपड़े उतार के थाने न चला जाए जी कि मेरे खिलाफ मुकदमा कराने के लिए। तो ओवरऑल इसी तरह जो नवाज शरीफ ने जबान बोली, जो मरियम नवाज ने बोली, जो नून की चंद ख्वातीन मीडिया पे आकर बोलती हैं, इन सब का अगर लबो लहजा देखें तो एक चीज है कि मॉरल डी जनरेशन हर पार्टी में, लबो लहजे में, मैनरिज्म में, गुफ्तार में, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। और कोई पार्टी इसमें अपने आप को स्पेशलाइज्ड नहीं कर रही, स्पेशलिस्ट नहीं कर सकी, अपना तुर्रा इम्तियाज नहीं बना सकी। सब के सब एक जैसे हैं, सब के सब, कोई भी इनमें इस काबिल नहीं है जिसको आप कहें कि ये बड़ी शाइस्ता। वो जो पहले एक ग्रुप होता था गालम गलोच ब्रिगेड, जिसे PMLN में एतजाज एहसन गालम गलोच ब्रिगेड कहते थे, फिर वो असेंबली में कहते थे आई विल सेंड हिम टू अ क्लीनर। स्पीकर साहब देखो ये अभी भी खड़ा होके गालियां दे रहा है असेंबली में। चौधरी निसार को कहा था जवाल पजीर, तो ये सारा लबो लहजा है। जबाने जवाल पजीर, सियासत जवाल पजीर, मॉरल जवाल पजीर,
इखलाकियात ज़वाल पजीर। अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हो रहा है और हर पार्टी में एक ही जितना हो रहा है, पीटीआई भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिस पे नोहे तो कहे जा सकते हैं, अफसोस तो किया जा सकता है, लेकिन कोई कट एंड ड्राई सोल्यूशन नहीं है जिसमें हम कहें कि अगर ये टीका लगा दिया जाए तो इखलाकियात बेहतर हो जाएंगी। यही हालत है आम डे टू डे लाइफ में, यही हालत है व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, यही हालत है जो मीम्स बन के आ रही हैं उनके जो एक मॉरल वैल्यू है, अगर आप उसको देखें या असेंबली के अंदर और बाहर के लबो लहजे देखें तो ये ज़वाल पजीर है। अब इस माहौल के अंदर अच्छा जनरल साहब सर आपने बिल्कुल एक बैलेंस्ड आपने एक बात कर दी कि दोनों तरफ से ही आग बराबर लगी हुई है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी जिस जमात के कांधे पर हो, इन दी एंड लोगों ने हिसाब किताब उस जमात से लेना है जो ऑपोजिशन में, उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा। तो हुकूमत को तो चाहिए कि वो ऐसा माहौल पैदा करे ताकि उसके काम में कोई रुकावट पैदा ना हो सके। ऑपोजिशन तो चाहेगी कि हुकूमत के टेंशन को डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि हुकूमत अपने मकसद तक पहुंच ही ना सके, डिलीवरी ना कर सके। हुकूमत खुद उसको शायद दे देती है। अगर आप पहला सेशन असेंबली का जो हुआ था जी, उसमें पहले सेशन की 3 स्पीचेस उठा ले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, शहबाज शरीफ की और बिलावल की, तो आपको समझ आ जाएगा कि इब्तदा कहां से हुई और लबो लहजा किस रुख उस दिन से चला जो आज तक रुकने को आ नहीं रहा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिम्मेदारी यकीनन हुकूमत वक्त पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत वक्त को अपोजिशन पार्टीज एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम ही नहीं करती, उनको सिलेक्टेड ही कहा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट को सिलेक्टर ही कहा जाता है, और फजलुर रहमान जो इनके आजकल रूहानी पेशवा हैं वो इस सारे प्रोसेस को नाजायज का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए पुकारते हैं, तो किसी एक पे इल्जाम देना नहीं है। भारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है, लेकिन ये लोग न सुनने के मूड में हैं, सही है, न कुछ और फिर इनको दर्द इतना बड़ा है जो सबका साझा है। फजलुर रहमान पर मुकदमे हैं गैर जरूरी और बहुत बड़ी बड़ी मुराद लेने के, पीपल्स पार्टी के जो केसेस हैं आप जनरल साहब आपने जो बिलावल साहब का आपने जो जिक्र किया, तो मैं जरा चाहूंगा बिलावल साहब ने जो फरमाया वो जरा सुनवाएं और फिर बात करते हैं। बिलावल साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर एक दफा प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा था? जी बुखारी साहब, बड़े तो चले पुरानी सियासत में लथपथ हुए हैं, उनकी आदतें, माहौल, जबान सब कुछ बिगड़ा हुआ है। ये तो माशाल्लाह एक पार्टी के चेयरमैन, इमर्जिंग लीडर, नौजवानों की उम्मीद, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, बेनजीर साहिबा के साहबजादे, ये अगर इस तरह की जबान करेंगे तो फिर अब किससे हम तवक्को करें बुखारी साहब? देखें, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे कि कसूर एक जगह नहीं है, कसूर हर जगह है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर एक दफ़ा गलती हो गई थी और उन्होंने ऐसी स्पीच कर दी जो जिसके अल्फाज भी एक्सपेंज कर दिए गए थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके बाद सबके पास लाइसेंस आ गया कि वो जहाँ मर्जी चलें? ज़रा आज का जुमला मुलाज़ा फरमाइए कि उनके छुआरे जो हैं वो इतने कमज़ोर हो गए हैं। ये कोई ज़बान है, ये कोई लहजा है, इसको आप इक्वेट कर रहे हैं उसके साथ? मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती है ये। और मैं अगर आपको शहबाज गिल का लहजा बताऊं, मैं अगर आपको फयाजुल हसन चौहान की मिसालें दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान की मिसालें का मतलब यह है कि हुकूमत वक्त के वो मैंने कहा ना कि मैं नाम बीच में से छोड़ रहा हूं, तो ये तो कोई बात नहीं। अगर यही मुकाबला करना था, इलेक्शन इसलिए हुआ था कि गंद का मुकाबला किया जाए, तो डूब मरना चाहिए दोनों जमातों को और उसकी लीडरशिप को। ये क्या बात है कि एक आदमी ने एक बात कह दी, बाकियों के पास लाइसेंस आ गया, जो मर्जी कहें आप? यार ये कहाँ होता है भाई? कौन सी सिविलाइज सोसाइटी में होता है ये? तलख लहजे बिल्कुल समझ में आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट, एहतजाज, ये सब समझ में आता है। उसमें बाज़-औक़ात ज़बानें जो हैं वो जज्बात का शिकार हो जाती हैं, समझ आता है, लेकिन फिल्थ थोड़ी बकी जाती है, गंद थोड़ी बका जाता है। तो ये फ़र्क हमें करना होगा जब हम फैसला करने पर आए कि कौन कहाँ तक गया है। बिल्लो रानी क्या कह के बुलाने का शेख रशीद साहब को आपको अंदाज़ा नहीं है? उस वक्त कहाँ गए थे वो पार्टी के चेयरमैनशिप उनकी? तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं और ना कोई मुकाबला है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जबान का गंद, अल्फाज का चुनाव अगर बदतरीन है तो पीटीआई का है, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। राइट, चले बुखारी साहब की नजर में दोनों है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा गंद फैलाने में नंबर दिए जा सकते हैं तो वो पीटीआई को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो बिलावल साहब ने तंज किया है, अब ये पता नहीं तंज इमरान खान साहब पर था या नवाज शरीफ साहब पर था, लेकिन ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN और मरियम नवाज। कशीदगी, तल्ख जुमले बढ़ते जा रहे हैं। बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड तक कह दिया दोस्ती करने के बाद, धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया दोस्ती करने के बाद। और अभी उन्होंने क्या फरमाया, दिखाएं। राइट जनरल साहब, ये बिलावल साहब इमरान खान साहब को ताना दे रहे थे एहतसाब की तकसीम का, या नवाज शरीफ साहब को ताना दे रहे थे कि वापस नहीं आ रहे? यार ये बच्चा है, इसने वो उसी पुराने सिंध कार्ड की किताब के फिर 2 सफ़े उठा लिए हैं। ये तो सुनते सुनते मैं भी 65 बरस का हो गया हूँ। इसमें कौन सी नई बात है जो उन्होंने कही है? सिंध कार्ड, बड़ा सूबा, छोटा सूबा, सिंध को रियायत, पंजाब को रियायत, हमारे साथ जुल्म, ये सब, इन सब ने 30-30 बरस हुकूमत की है। इन्होंने कौन सा निज़ाम बशमूल फौजी जर्नल, किसने इस मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करने की कोशिश की है? हर एक ने आकर अपना वक्त गुजारा है, अपने मफादात, पर्सनल मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अपनी सियासी साख का तहफ़्फ़ुज़ किया है, दौलत बनाई है, अगले इंतखाबात की तैयारी की है और निज़ाम चलता बना है जैसा अब चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक कोई बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन या रिफॉर्म्स नहीं होती, जिसके इम्कानात मौजूदा असेंबली में नहीं है, जब तक रिफॉर्म्स नहीं होते, आप मुझे बताओ ये कितना सहल निज़ाम है हमारा सियासत का कि एक आदमी 5 से 7 नेशनल असेंबली की सीटों पे इलेक्शन लड़े, एक कैंडिडेट 3-4 प्रोविंशियल पे लड़े, उसकी बेटी और भांजी नॉमिनेट करके प्रेसिडेंट और सदर पार्टी की बन जाए, कोई वसीयत पे बन जाए, फिर जो खातून इलेक्शन हार जाए उसे नॉमिनेटेड सीट पे लाके असेंबली में बिठा दो। जैसे पूरे खानदान पर असेंबली में बैठना फर्ज हो चुका है, ये उनका हक है मौरूसी। उसको किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात में कामयाबी दिलवानी है। 5 में से 1 सीट निकल आएगी, प्रोविंशियल नहीं तो कौमी की निकल आएगी, वो नहीं होगा तो नॉमिनेशन जो है उस पर निकल आएगी। असेंबलियों में बैठना फर्ज है, यही वतीरा है हमारे सियासतदानों का। जब तक इस निजाम को दुरुस्त नहीं किया जाता, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मैनिपुलेशन और मैनिपुलेटर्स के हाथ में भी यही चरगे रहेंगे, जिनको कभी इधर से पकड़ेंगे, कभी उधर से पकड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर महकूम हैं और महकूम ही रहेंगे, और इलेक्टेबल्स का राज अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे रहेगा, चाहे वो 15वीं पार्टी की जैकेट पहन के आ जाएं। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वहां पे वही सियासतदान जिनको मेरे बाप ने कन्वेंशन लीग में देखा, मैंने उन्हें पीपल्स पार्टी में देखा, फिर मैंने उन्हें नून में देखा, फिर उन्हें क्यू लीग में देखा, आज फिर कलाबाजी लगा के वो नून लीग में जा रहे हैं। कौन है उनसे पूछने वाला कि ये तुम हर दफा अपना लीडर और रहनुमा मुंतखब कर लेते हो, हमारे लिए तो तुम ही हो। लेकिन यही इस मुल्क में चल रहा है, क्योंकि ये सूट इनको करता है। सियासत में कोई आदमी रिज़्क़ हलाल से न इंतखाबात लड़ सकता है, न कैंपेन चला सकता है, न वो वोट लेकर इन असेंबलियों तक पहुंच सकता है। इसको ऐसा ऑर्केस्ट्रेट कर दिया गया है इस पूरे निजाम को कि ये चंद खानदानों की मीरास बन गया है, और मुझे इससे कोई वे आउट नजर नहीं आता। राइट बुखारी साहब, जिस वक्त दोस्ती होती है PMLN और पीपल्स पार्टी की, बिलावल साहब और मरियम साहिबा की सियासी कुर्बत बढ़ती है, तो बिलावल साहब स्टेज पे खड़े होकर नवाज शरीफ साहब के लिए इंसाफ मांगते हैं और कहते हैं बड़ा जुल्म हो रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ। जैसी लड़ाई होती है तो ताने देते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया और हमें जेल में डाला हुआ है। ये कुछ सियासी उसूल, कोई दीन, कुछ सियासी है इनके अंदर, कोई अखलाकियात? अमीर देखें, 2 बातें मैं ज़रा, अगर आप मुझे मौका देंगे। अभी तो आपने एक मिसाल दी है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जब कराची में मरियम के साथ वाक़या पेश आया था तो बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सही बात है। ये बयान मेरा तो नहीं था ना, ये बिलावल साहब का था ना। इतना दर्द था उन्हें मरियम बहन का उनके दिल में। जब 26 निकाती एजेंडा बना था PDM का, उस वक्त जरदारी साहब को मालूम नहीं था कि कौन बंदा यहाँ से बहाना बना के लंदन बैठ गया जाके। उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा था कि आके आप इस कैंपेन की क़यादत करें।
ये तो 1.5-2 महीने के बाद की बात है ना जो उन्होंने स्टांस बदला आपका, इसीलिए बिल्कुल पीडीएम जो है वो आज उस सूरत हाल से दो चार है जो उसकी हालत इज़ार है। दूसरे जनरल साहब ने कहा कि मैं जब से जवान हुआ हूँ ये देख रहा हूँ कि दूसरी पार्टियों के लोग आके फिर दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने नून लीग का जिक्र किया कि उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर मुझे इजाज़त होगी तो उनको मैं याद दिलाऊंगा कि ज़रा पीटीआई की भी कंपोजिशन ज़रा देख लीजिए, उसमें तो हर वो बंदा शामिल है जिसको खुद इमरान खान साहब ने चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या कहा था, वो सारे उनकी छतरी के नीचे बैठे, स्टेटस भी एंजॉय कर रहे हैं, मिनिस्टर भी बने हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फायज हैं। तो जब तब्दील ही कुछ नहीं होना तो फिर कहाँ की रियासत मदीना, कहाँ का इनकलाब, कहाँ का नया पाकिस्तान, और कौन सी तब्दीली जी? वही स्टेटस को के हामी वो लोग थे, उसी स्टेटस को के बदतरीन हामी खान साहब हैं, इसलिए कि इनसे तवक्कात बहुत थी। हमारे जैसे जर्नलिस्टों ने जिन्होंने 50 साल गुजार दिया, हमने लाइव टीवी प्रोग्राम में कहा था 30 अक्टूबर 2011 को कि शायद पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। लेकिन फिर उसके बाद जहांगीर साहब ने जो कुछ इस पार्टी में ला के भरा, और जिस तरीके से यानी इमरान खान साहब का हाल ये था, उन्हें ये भी पता नहीं होता था कि ये पटा जो है पीटीआई का किसके गले में डालना है। 2-4 मरतबा उन्होंने गलत बंदों के गले में डाल दिया था। ये तो हाल है। तो एक तो ये है कि कुछ बदला नहीं है, इसलिए हम पिछलों को गाली देते हुए ये ज़रूर सोचें कि क्या आज की रजीम भी गाली देने का हक रखती है या नहीं रखती है। तो ये सारी सूरत हाल तो तब्दील होने वाली नहीं है, ना इसमें किसी तब्दीली की उम्मीद है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, और मैं गलत हो सकता हूँ, कि पीडीएम को छोड़ने का अब उन्हें कलक है, और वो समझते हैं कि हमारी पीटीएम से अलहदगी हुई है सिर्फ नून लीग की वजह से, क्योंकि शायद खकान अब्बासी और मरीम ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। वो अब फील कर रहे हैं, आई कैन बी रॉन्ग एज आई सेड, कि वो मेन स्ट्रीम अपोजिशन से ड्रॉप आउट्स हैं। जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि पीडीएम रीएक्टिवेट हो रही है, मुझे कोई यकीन नहीं है कि रीएक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन अगर हो जाती है तो और ज़्यादा शिद्दत से एहसास होगा भुट्टो बिलावल साहब को भी और जरदारी साहब को भी कि हम मेन स्ट्रीम से ड्रॉप आउट हो गए हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से अब लहजों में इतनी तलखी और इस कदर गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल और गलत लफ्ज़ों का चुनाव शामिल हो गया। जी जनरल साहब, लास्ट कमेंट बुखारी साहब का कहना कि द बक स्टॉप्स एट पीटीआई, एक ऐसी पार्टी जिसने रेफॉर्मेशन की बात की, जिसने नए प्रेसिडेंट सेट करने की बात की, वो भी कोई मुख्तलिफ नहीं जा रही है बाकी पार्टियों से। देखिए, बात मैं बुखारी साहब की बात से एक जगह डिसएग्री करूंगा, बाकी सारी बातें दुरुस्त हैं। डिसएग्री इस बात से करूंगा कि पीपल्स पार्टी को कलक है, उनको खुशी है क्योंकि वो इक़्तिदार में 13 बरस से बैठे हैं, 2.5 बरस और बैठना है। वो इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहते, प्रोविंशियल इक़्तिदार से मरकज में बैठे हैं, मुकदमात चल रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे चल रहे हैं, मुल्क से वो भागे नहीं हैं। उनको ये सिस्टम सूट करता है, और जिनको बाकी बहुत तकलीफ है उनको सूट नहीं करता है। जो पहली बात हम कर रहे थे कि ज्यादा बर्डन बद इखलाकी का इन पे है। छोटी जरीन की स्पीच आपने भी चलाई है, अमीर अब्बास, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली औरत, उसके साथ भी टेबल पे बैठ के अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली, और असेंबली में खड़े होकर उनका बेटा कह रहा है ये बेगैरत हैं। मेरे ख्याल में इससे घटिया लफ्ज किसी और पार्टी हो ही नहीं सकता अभी तक। छुआरा उसके मुकाबले में कोई बुरा लफ्ज नहीं है। जी बुखारी साहब, उसके मुकाबले में कोई बुखारी साहब, छुआरा तो बड़ा मुनासिब लफ्ज हो गया, पार्लियामेंटी लफ्ज है ये। थोड़ा सा बैलेंस करें। मैंने ये कहा है कि ये पार्टी भी मलगूबा है, उसी तरह के सियासतदानों का आए हैं या लाए गए हैं। मटेरियल एक ही है पीटीआई का भी, और मटेरियल एक ही है पीएमएलएन का भी। चलो लास्ट 10 सेकंड है जरा बुखारी साहब रिस्पॉन्ड करते। बुखारी साहब वो कह रहे छुआरा कम से कम पार्लियामानी लफ्ज है जो ये बिलावल साहब ने बगैरत का। आप देखें, लफ्ज तो बहुत सारे मैं पार्लियामानी बोल देता हूं, जिनको जब इक्वेट करेंगे किस तरफ इशारा है तो उसमें इतना गंद हो जाता है जितना गटर में बदबू है। मत मुझे मजबूर कीजिए कि मैं आपको इस छुआरे लफ्ज़ की इंटरप्रिटेशन बताऊं कि वो क्या कह रहे थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जाके बैठ जाने लंदन वाली बात है ना जी, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए। नेशनल लीडर्स को जो 2-2, 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हों, नहीं भागना चाहिए। लेकिन भागने की रवायत भी बड़ी पुरानी है। आपको याद नहीं है कि बेनज़ीर साहब सेल्फ एग्जाइल में नहीं रही,
फॉर सो मेनी ईयर्स। आपको याद नहीं है कि दुबई में बैठ गए थे आसिफ जरदारी साहब जाके फॉर क्वाइट ए लॉट ऑफ टाइम। तो ये सब कुछ अपनी जगह मौजूद है, इतने दूध के धुले हुए कोई भी नहीं है। लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं सियासत में इखलाकियात की। इखलाकियात के एतबार से जनरल साहब से मैं फिर दस्तबदस्त अर्ज करूंगा कि खुदा के लिए जिन नामों का मैंने तस्करा किया है इनके बयान तो निकाल के देख लीजिए। ये किसने कहा था कि नरगिस को मेरे पास एक रात के लिए छोड़ दो फिर देखें क्या होता है? और खुदा के वास्ते मत इक्वेट करें इनको उनके साथ। वो भी गंदे होंगे लेकिन इतने गंदे नहीं हैं। सर बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।